आज परमाणु संरचना को शुरू से अंत तक समझेंगे। एक वैज्ञानिक से शुरू करेंगे और अंत वाले वैज्ञानिक तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती परमाणु संरचना की, वो होती है जॉन डाल्टन से। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इस बात पे मंथन किया कि आखिर तत्व बना कैसे है। तो उन्होंने तत्व के बारे में कुछ बातें बतलाई कि तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और इस परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। परमाणु अविनाशी होता है, यानी परमाणु को कभी कोई टुकड़ा नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने बतलाया कि एक ही तत्व का परमाणु जो है समान होता है, एक ही तत्व का जो है अलग अलग परमाणु समान होता है, लेकिन अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। उसके बाद इन्होंने बतलाया कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम मिलाएंगे तो उससे यौगिक बनता है, और यौगिक के छोटे छोटे कण को हम अणु कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये जो बातें बतलाई, बाद में ये चलकर कुछ बातें गलत साबित हो गई परमाणु के बारे में, खास करके कि बाद में साबित हुआ कि परमाणु अविनाशी नहीं है, यानी परमाणुओं को भी तोड़ा जा सकता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाता है। इस तरह से जो है परमाणु टूट जाता है। और जॉन डाल्टन की जो कही बातें हैं, ये जो है जो अमान्य कर दी गई, यानी इसे जो है मान्यता नहीं दी गई बाद में, क्योंकि ये गलत साबित हो गया। तो गलत साबित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रदरफोर्ड। तो देखिए पहले जो स्ट्रेटजी समझिए वैज्ञानिकों की, कि शुरू किसने किया परमाणु संरचना को? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के कमियों को दूर किसने किया? रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड के दोष को दूर किया नील्स बोर ने, और फिर नील्स बोर के दोष को दूर किया श्रोडिंगर ने। तो ये श्रोडिंगर ने, वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने जो है फिर नील्स बोर के सिद्धांत के दोषों को जो खत्म किया था। इस तरह से एक वैज्ञानिक के दोष को दूसरे वैज्ञानिक ने, फिर दूसरे वैज्ञानिक को तीसरे वैज्ञानिक ने, और तीसरे वैज्ञानिक को चौथे वैज्ञानिक ने, जो दोषों को दूर किया। और देखिए विज्ञान एक ऐसी दुनिया है जहां गलतियां भी आशीर्वाद के तरह होती हैं, कि एक वैज्ञानिक गलती करता और उसमें गलतियों को जो समाधान करके फिर दूसरा वैज्ञानिक उस मौके का फायदा उठा लेता है, और जो है विज्ञान की दुनिया में भी एक नया पहचान बनाता है और नया आविष्कार भी होता है। तो इस तरह से चलती है विज्ञान। तो देखिए, तो सबसे पहले जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझ गए। अब चलिए समझते हैं रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले प्रयोग किया, ये प्रयोग जो फेमस है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के नाम से, कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा किरण का यूज किया गया था, इसीलिए इसे अल्फा प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ था कि इन्होंने एक अल्फा किरण का स्रोत लिया और एक सोना का जो सोने का बना हुआ एक पतली पट्टी, सोने का बना हुआ जो एक पतली पट्टी जो इन्होंने उसके सामने रख दिया। और तब इन्होंने देखा कि ये जो अल्फा किरण जा रही है, कुछ भाग आर पार हो जा रहे हैं, कुछ अल्फा किरण आर पार हो जा रही है, कुछ अल्फा किरण टकरा कर मुड़ जा रही हैं, और कुछ अल्फा कण जो है ऊपर की ओर मुड़ जा रही है, और कुछ अल्फा कण आर पार हो जा रही है। तो ये इन्होंने देखा, जैसे ये डिजाइन में देखा, देखिए कुछ अल्फा कण नीचे की ओर मुड़ जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण ऊपर की ओर मुड़ जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जा रही हैं। तो ये देखा कि इसने रदरफोर्ड ने देखा। इससे उन्होंने कुछ बातों का जो अनुमान लगाया। तो इन्होंने क्या लगाया? सबसे पहला अनुमान क्या लगाया कि जब अल्फा किरण को हमने छोड़ा, तो अल्फा किरण चूंकि धनावेशित होता है, तो अल्फा किरण धनावेशित होता है और ये मुड़ क्यों गई? तो इसका मतलब है रास्ते में इसे प्लस से भेंट हो गया होगा, क्योंकि प्लस ही प्लस को धकेल सकता है। अगर प्लस माइनस से मुलाकात हो जाए तो दोनों गले लग जाते हैं। तो इसलिए प्लस माइनस अगर मिलेगा तो दोनों गले लग जाएंगे, यानी आर पार हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर जो है अगर सामने में अगर बराबरी का कोई इंसान हो, तब या तो हम वापस लौट जाते हैं या उससे झगड़ने भिड़ जाते हैं। तो प्लस को प्लस से भेंट होगी तभी वो मुड़ेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये मुड़ गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर, परमाणु के अंदर, सोने के पट्टी के अंदर कुछ प्लस वाली चीजें हैं। तब इन्होंने अनुमान लगाया कि ये नाभिक है। तब इन्होंने इसे नाम दिया नाभिक, कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर एक ऐसा धनावेशित कण होता है जिसे जो है उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। तो परमाणु के केंद्र को उन्होंने नाभिक नाम दिया, जो कि धनावेशित होता है। ये कहने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड ने क्या बतलाया कि परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है उसको डिसाइड कौन करता है? तो परमाणु का नाभिक डिसाइड करता है। यानी कि परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित होता है।
उसके बाद इन्होंने बतलाया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो वृत्तीय कक्षा में घूमता है, यानी गोल गोल घूमता है, वृत्तीय कक्षा में गोल गोल घूमता है। उसके बाद इन्होंने बतलाया कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो अगर कोई भी चीज गोल गोल घूमता है तो उसे अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। वृत्तीय गति में हमेशा किसी वस्तु को स्थिर रहने के लिए, संतुलन में रहने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन को अभी गोल गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल मिल कहां रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल मिल रहा है इसके आकर्षण से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस के कारण यहाँ पे समान आवेश की प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण का बल लगता है। यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो है आकर्षण का बल लग रहा है, तो वही आकर्षण बल जो है इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, इसलिए ये चारों बगल गोल गोल घूम रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये कुछ बातें बतलाई, तो ये बातें ही जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाती हैं। इस तरह से आप समझ गए, या आप ये दोनों चित्र अगर दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप समझते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए याद करना आसान हो जाता है। तो इस तरह आप समझ गए। अब चलिए दोष पे चलते हैं, आखिर इसका दोष क्या है। इसका देखिए दोष है सबसे पहला कि परमाणु का अस्थायित्व, कि परमाणु अस्थायी कैसे होगा, इस बात को नहीं समझा सके रदरफोर्ड। क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमने के कारण जो है इसमें कोई ऊर्जा उत्पन्न होती होगी, तो धीरे धीरे ये नष्ट होता जाता होगा और इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद जो है परमाणु में आके गिर जाना चाहिए, नाभिक में आके इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कभी नाभिक में गिरा ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन चारों बगल गोल गोल घूमता है, वो नाभिक में गिरता क्यों नहीं है, तो ये नहीं बतला सका कौन, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है परमाणु क्यों अस्थायी होता है, इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड ने क्या बतलाया, रेखीय स्पेक्ट्रम की संरचना, कि रेखीय स्पेक्ट्रम की जो है एक इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणु होता है वो स्पेक्ट्रम तैयार करता है, स्पेक्ट्रम बनाता है। तो स्पेक्ट्रम बनाता है तो वो स्पेक्ट्रम किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में भी नहीं बतला सका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है एक इलेक्ट्रॉन वाले रेखीय स्पेक्ट्रम की संरचना का जो है वर्णन नहीं कर सका। तो इस तरह से जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल दो चीजों में फेल हो गया, इस तरह से ये फेल हो गया। उसके बाद जो है अभिकेंद्र बल कितना लगता है, आकर्षण बल कितना लगता है, ये भी नहीं बतला पाया। नाभिक का मान कितना होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये सब कुछ नहीं बतला पाया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है सिर्फ अनुमान में ही सीमित रह गया। इसके दोष को फिर 1913 में दूर किया नील्स बोर ने। तो नील्स बोर ने 1913 में जो है इन्होंने सहायता लिया क्वांटम सिद्धांत का। क्वांटम सिद्धांत क्या है, E बराबर hv को क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। मैक्स प्लांक ने यह सिद्धांत दिया था E बराबर hv कि प्रकाश जो है, विकिरण जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बती होती है और एक पैकेट की एनर्जी होती है E बराबर hv। तो ये कहा था किसने, मैक्स प्लांक ने। तो इसे क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। तो क्वांटम थ्योरी के हेल्प लेके जो नील्स बोर ने जो है एक परमाणु मॉडल दिया जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब देखिए नील्स बोर ने क्या परमाणु मॉडल दिया, इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले कहा कि परमाणु का जो नाभिक है वो धनावेशित होता है। तो ये बताया था रदरफोर्ड ने भी नाभिक में, लेकिन कितना धनावेशित होता है ये नहीं बतलाया। तो ये बतलाया नील्स बोर ने कि धनावेशित होता है नाभिक और Q बराबर ZB होता है, यानी परमाणु का नाभिक जो है ZE के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में आवेश कितना होता है, ZE। Z क्या है, परमाणु संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी मूल आवेश। तो इस तरह से Q बराबर होता है ZE। तो किसी भी नाभिक पर आवेश कितना होता है, ZE के बराबर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो द्वितीय कक्षा में गोल गोल घूमता है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन में नहीं गिरता है इसलिए इसे अस्थायी कक्षा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस द्वितीय कक्षा में घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में घूमता है, न कि वो किसी रास्ते में भटक जाएगा इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को जो आकर्षण बल मिल रहा है वो उसके अभिकेंद्र बल से मिल रहा है, यानी अभिकेंद्र बल और आकर्षण बल दोनों बराबर। तो इलेक्ट्रॉन को द्वितीय गति करने में जो अभिकेंद्र बल मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, आकर्षण बल से मिल रहा है। तो आकर्षण बल से मिल रहा है, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन में जो है इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो इसलिए कोणीय संवेग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है h/2 पाई के अनुरूप रहता है, h/2 पाई के अनुरूप। यानी इलेक्ट्रॉन
जितना चाहे उतना कक्षा में नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में घूम सकता है जिस कक्षा का कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होगा। इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए नील्स बोर ने क्या कहा कि E2 - E1 बराबर Hb। E2 - E1 यानी बराबर में बड़ा में छोटा घटा, यहाँ पर देखिए प्लस माना है, इसका मतलब है E2 बड़ा है, E1 क्या है, छोटा है, E1 क्या है, छोटा है। यानी कि नीचे से अगर ऊपर जा रहा है, मान लीजिए कि ये कक्षा और एक ये कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां जा रहा है, पहली से दूसरी कक्षा में। अगर इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जा रहा है तो इसको ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, तो ज्यादा ताकत के लिए एनर्जी भी ज्यादा खर्च करेगा, तो यहाँ पे एनर्जी खर्च हो जाता है, यहाँ पर एनर्जी का अवशोषण होता है। तो जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा की ओर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब परमाणु ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में जाता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब परमाणु ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी निचली कक्षा से ऊपर की ओर, तो इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा एनर्जी ये खर्च करेगा, तो इसलिए ऊर्जा का अवशोषण होगा, यानी ऊर्जा घट जाएगी। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आएगी तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस तरह से आप समझ गए E2 - E1 बराबर Hb क्या है। उसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो बोर ने अच्छे से वर्णन किया। इन्होंने क्या वर्णन किया कि अब आकर्षण बल और अभिकेंद्र बल बराबर है, तो आकर्षण बल हो जाएगा कूलम के नियम से कि 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, तो E गुना E बराबर r² हो जाएगा। तो mv²/r बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू E²/r²। mv²/r ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है। इस तरह से क्या, अब बोर का नियम क्या कहता है, तो बोर का नियम कहता है mvr बराबर NH/2 पाई, mvr बराबर NH/2 पाई। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 को वर्क करेंगे, यानी इसको वर्क कर देंगे, समीकरण 2 को वर्क कर देंगे। वर्क करने के बाद जितना मिलेगा उसको समीकरण 1 से भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे। जब इससे भाग दीजिएगा तो r का मान आपको मिल जाएगा ε0n²h²/πme²। ये तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद देखिए परमाणु की अगर कुल ऊर्जा की बात करें, किसी परमाणु की कुल ऊर्जा की बात करें, तो परमाणु की कुल ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, सॉरी जोड़ के बराबर होगी। तो E बराबर हो गया E के प्लस EP, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv², गतिज ऊर्जा आता है हाफ mv²। तो और mvr, EP क्या हो जाएगा mgh, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो है, तो चूंकि स्थितिज ऊर्जा जो है बल के आकर्षण बल से मिलता है इसको एनर्जी, तो इसीलिए जो ये एनर्जी हो जाएगा यहाँ पर देखिए E के बराबर हो गया हाफ mv², यानी हाफ 1/4πε0 इंटू E²/r माइनस 1/4πε0 इंटू E²/r। इस तरह से E बराबर जो आपको मिल जाएगा माइनस E²/8πε0r। इसके बाद इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो E बराबर आपको मिल जाएगा me⁴ 8ε0 n²h²। इस तरह से आपको समझ में आ गया, यार डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कहां पर डाउट रह गया। उसके बाद देखिए कि ये हो गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एनर्जी कितना रिलीज होते हैं, तो इस सूत्र के अनुसार रिलीज होती है। इसके बाद बोर का जो स्पेक्ट्रमी रेखा है उसका वर्णन करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड का जो स्पेक्ट्रमी रेखा संरचना को सफल बनाने में ये सफल नहीं हो पाया था, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाता। अब बोर समझाएंगे इस बात को। देखिए बोर कैसे समझाएंगे, तो E1 - E2 बराबर क्या होता है Hb। E1 - E2 बराबर क्या हो जाता है Hb, यानी किसी भी परमाणु के दो कक्षाओं के बीच जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, Hb के बराबर। Hb के बराबर क्या होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में बदलता है तब उससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है प्रकाश के रूप में, यानी लाइट के रूप में उत्सर्जन होता है। तो इसीलिए E1 - E2 बराबर क्या हो जाएगा Hb। अब देखिए E1 का मान रख दें, क्योंकि E का मान हमने निकाला हुआ है,
E1 का मान हमने रख दिया, फिर E2 का मान हमने रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र में पहले से माइनस है। फिर देखिए माइनस ME पर पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो अंदर बच जाएगा 1/N1 का स्क्वायर और माइनस 1/N2 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए H को हम साइड कर देंगे, जब H को साइड कर देंगे तो V बराबर हो जाएगा माइनस ME पर पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, H स्क्वायर था, एक H और जुड़ गया तो हो गया H क्यूब। अब देखिए V बराबर हो जाएगा C बाय लेमडा, क्योंकि C बराबर होता है V लेमडा, C बराबर क्या होता है V लेमडा, तो इसीलिए V बराबर हो जाएगा C बाय लेमडा, तो C बाय लेमडा हमने लिख दिया, फिर C को साइड हमने चेंज करा दिया, तो इस तरह का समीकरण बन गया। अब जो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस ME पर पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब C, इसको मान लेंगे RH। RH क्या है? रीडर्सबर्ग स्थिरांक। RH को जो है रीडर्सबर्ग स्थिरांक कहा जाता है और इसका मान होता है RH बराबर 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो देखिए ये RH का मान होता है, तो इसे कहते हैं रीडर्सबर्ग स्थिरांक। ये जो लेमडा है ये है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ कहते हैं इसको, तो ये तरंग दैर्घ्य होता है, लेमडा जो तरंग दैर्घ्य होता है। तो इससे जो हमें पता चल जाता है बोर के स्पेक्ट्रम के ये जो सूत्र हमको निकला 1/λ बराबर RH इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, इससे हमें जो है स्पेक्ट्रम की श्रेणी पता चलती है, इससे हम आसानी से स्पेक्ट्रम की श्रेणी पता करते हैं। कैसे? देखिए यदि N1 का मान 1 है यानी N1 1 है, N1 क्या है 1 यानी पहली कक्षा, तो N2 क्या आ जाएगा दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो इस तरह से इस श्रेणी को कहा जाता है लाइमैन श्रेणी। फिर अगर N1 बराबर 2 रखेंगे, N1 बराबर क्या रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा ब्राह्मण श्रेणी। N1 बराबर अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाश्चन श्रेणी। N1 बराबर अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट श्रेणी। फिर N1 बराबर अगर 5 रखेंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण श्रेणी। अगर N1 बराबर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा हम्पी श्रेणी। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको चित्र में दर्शाना है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को किस तरह से समझाएंगे, तो देखिए N1 बराबर ये पहली कक्षा यानी पहली गोला, तो पहली गोला को हम मान लेंगे ये पहली कक्षा यानी N बराबर 1। तो यहीं से हर कहानी को सुनेंगे, अब बारी बारी से करेंगे। देखिए पहले को एक पहले कक्षा से दूसरे वाले से मिलाया, फिर इसको तीसरे वाले से, फिर चौथे वाले से, फिर पांचवे वाले से, इस तरह से हमने मिलाया है। फिर देखिए N बराबर 2 जहां से शुरू हुआ वहीं से शुरू करेंगे, तो ये नहीं कि सबको एक ही कक्षा से शुरू करेंगे, जो जहां जितने नंबर की कक्षा है वहीं से उस पर लाइन खींचना आप शुरू कीजिए। जैसे देखिए N बराबर 2 है तो सारी जो लकीरें हमने खींची है N बराबर दूसरी कक्षा से यानी दूसरी गोला से ही कर दें। फिर N बराबर 3 यानी तीसरी गोला से हमने लकीर खींचे। फिर N बराबर 4 तो हमने चौथी गोला से हमने लकीरें खींची। इस तरह से आप जो स्पेक्ट्रमी रेखा बना सकते हैं। तो ये हो जाता है हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम है कि ये N बराबर 1 ये लाइमैन श्रेणी हो गया, फिर बामर, फिर पाश्चन, फिर पूर्ण, फिर हम्पिस, इस तरह से होता है। तो उसके बाद देखिए कि द्रव्य तरंग अभिधारणा के कोणीय संवेग क्वांटमीकरण की व्याख्या करना है, यानी द्रव्य तरंग अभिधारणा यानी द्रव्य तरंग की। देखिए ये प्रकाश की प्रकृति होती है दोहरी, प्रकाश कण के तरह भी व्यवहार करता है और जो है वो तरंग के तरह भी व्यवहार करता है। इसी से जो डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला निकाला था लैम्डा बराबर H/mv, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा H/mv, तो ये डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है। ये जो लैम्डा डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहलाता है, लैम्डा बराबर H/mv। इस तरह से H दोनों तरफ n अगर हम ले ले तो n लैम्डा बराबर हो जाएगा NH/mv, क्योंकि बराबर दोनों तरफ हम ले सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूमता किस कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है परिधि, इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है यानी वृत्तीय कक्षा में घूमता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पार, वृत्त की परिधि होती है 2 पार, इसलिए n लैम्डा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके 2 पार के, क्योंकि तरंग दैर्घ्य भी जो तरंग की लंबाई ही होती है, इसलिए n लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पार। तो देखिए 2 पाई को हम नीचे भेज देंगे, इसको साइड चेंज करा देंगे और MB को ऊपर ले जाएंगे, तो इस तरह से MBR बराबर हो जाएगा NH/2 पाई, MBR बराबर NH/2 पाई। यही कहा था किसने, नील्स बोर के परमाणु मॉडल ने कि कोणीय संवेग जो है NH/2 पाई के बराबर होता है। इसी को हमने साबित कर दिया, MBR बराबर NH/2 पाई होता है। MBR को हमने मान लिया L बराबर हो गया NH/2 पाई, यानी L क्या है कोणीय संवेग, यानी किसी परमाणु के नाभिक के और उसके कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होता है। इस तरह से हो गया। अब चलते हैं नील्स बोर के कमियों को जानते हैं, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के कमियों को जानते हैं। सबसे पहले तो इसने एक से अधिक धूमिल रेखाओं का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाया,
तो ये सिर्फ एक धूमिल स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या करता है, एक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये एक से अधिक धूमिल जो स्पेक्ट्रम है, एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रम के बारे में नील्स बोर का परमाणु मॉडल कुछ भी नहीं कहता है। तो इसलिए ये समझाने में जो असफल रही। उसके बाद स्पेक्ट्रम के अलग अलग स्पेक्ट्रम का तीव्रता होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम के तीव्रता में जो अंतर है उसको भी नहीं बतला पाया कौन, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। उसके बाद किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का बंटवारा भी नहीं बतला पाया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। उसके बाद देखिए जटिल परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बतला पाया, यानी नील्स बोर ने भी जो है एक इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम के बारे में बतला, एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बतला है। यानी जटिल परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में नील्स बोर का परमाणु मॉडल कुछ भी नहीं कहता। ये इनके दोष हैं। इस तरह से जो परमाणु संरचना का पूरी कहानी खत्म होगी। फिर भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको आंसर मिल जाएंगे।